गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। लास्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे थे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलोएल्केन्स एंड हैलोएरीन्स। मैंने आपको बोला था कि दो फिजिकल प्रॉपर्टीज हमें डिस्कस करनी होती है। पहली प्रॉपर्टी जो हमने डिस्कस की थी वो थी हमारी सॉल्युबिलिटी की प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी जो हमने डिस्कस करनी थी वो थी हमारी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की प्रॉपर्टी। मैंने आपको ना बॉइलिंग पॉइंट वाली प्रॉपर्टी जो है वो एक्सप्लेन की थी हैलोएल्केन्स के लिए। इसमें मैंने आपको ये बताया था हैलोएल्केन्स जो होते हैं इनका बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो कोरस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन से ज्यादा होता है। हाइड्रोकार्बन्स में आ गए एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। उसका रीजन हमारे पास बड़ा ऑब्वियस था, जो हमारे पास एल्केन, एल्कीन, एल्काइन होते हैं इनमें बॉइलिंग पॉइंट डिसाइड करता है वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। लेकिन हैलोएल्केन्स के अंदर वैन डर वाल फोर्सेस के साथ साथ पोलर नेचर भी प्रेजेंट है, जिसकी वजह से डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस भी आ जाती है। तो हैलोएल्केन्स में बॉइलिंग पॉइंट डिसाइड करने वाले दो एट्रैक्टिव फोर्सेस हैं। इस वजह से ज्यादा अट्रैक्शन होती है, ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट आता है। पहली बात मैंने ये बताई थी। दूसरी बात मैंने आपको बताई थी बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वैन डर वाल फोर्सेस, directly proportional to surface area, directly proportional to number of carbon atoms and inversely proportional to branching। इस वाले पॉइंट के अंदर हमारे पास सब चीजें कवर हो जाती हैं जब हम एक हैलोएल्केन को दूसरे हैलोएल्केन से कंपेयर करेंगे। तो हैलोएल्केन में एक कार्बन है, फिर दो कार्बन, फिर तीन कार्बन, मतलब आप उनके होमोलोगस पढ़ रहे हो। उसमें जैसे जैसे कार्बन इंक्रीज होते जाएंगे वैसे वैसे सरफेस एरिया इंक्रीज होगा, वैसे वैसे वैन डर वाल फोर्सेस इंक्रीज होंगे, वैसे वैसे मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है। अगर मैं सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स वालों की बात करूं, मतलब मैंने हैलोएल्केन ले लिए जिनमें 5 ही कार्बन है, उनके अलग अलग आइसोमर ले लिए। एक ले लिया नॉर्मल, एक ले लिया आइसो, एक ले लिया नियो, 3 आइसोमर्स हैं। तो जिनके अंदर ब्रांचिंग ज्यादा होती है उनके अंदर वैन डर वाल फोर्सेस कम होते हैं, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट कम आता है। ये सारी बातें मैंने आपको कल बताई थी। यहाँ पे हमने एक और बात पढ़ी थी लास्ट, अगर नंबर ऑफ कार्बन हमारे सेम रहे लेकिन हम हैलोजन को चेंज कर दें, तो जिस हैलोजन का सबसे बड़ा साइज होगा उस हैलोएल्केन का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा आएगा। आयोडीन का साइज सबसे बड़ा होता है ना, इसलिए आयोडीन वाले हैलोएल्केन का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा, फॉलोड बाय ब्रोमीन वाला, फॉलोड बाय क्लोरीन वाला हैलोएल्केन। सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट होगा फ्लोरीन वाले हैलोएल्केन का। ये 3 पॉइंट्स मैंने एक्सप्लेन किए थे जब मैं आपको बॉइलिंग पॉइंट समझा रहा था हैलोएल्केन्स के लिए। अब हैलोएल्केन्स वाला काम तो हमने कर लिया था, कल हम डिस्कस कर रहे थे हैलोएल्केन्स। आज हम शुरू करेंगे बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ हैलोएरीन्स। ये हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज का लास्ट पॉइंट है। स्ट्रेट चेन वालों के लिए तो कर दिया था, बेंजीन वाले कंपाउंड्स के लिए कर रही है। तो इसके अंदर मैं आपको जो भी बातें बताऊंगा वो आपको ध्यान रखनी है। 2 ही बातें, वैसे ज्यादा मुश्किल नहीं है। इसके बाद हम हमारे चैप्टर के इंपॉर्टेंट पार्ट पे आ जाएंगे, विच इज केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है जी, तो ये हमारे पास हमारा केस है। अब पहले आप हैलोएरीन्स के बारे में देखते हैं। हैलोएरीन्स में बेंजीन तो आएगी आएगी, तो ये हमारे पास हमारी बेंजीन हो गई और उसके ऊपर एक हैलोजन लगा हुआ। अब बेंजीन में हमारे पास कितने कार्बन होते हैं? 6 कार्बन होते हैं। तो हमारे जो हैलोएरीन्स होते हैं उनमें मिनिमम 6 कार्बन तो हमें मिलेंगे मिलेंगे। अगर मैं इसका बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर करता हूं 6 कार्बन वाले ओपन चेन वाले हैलोएल्केन से, तो मुझे दोनों का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो लगभग सेम मिलेगा।
फर्स्ट पॉइंट तो हमें ये मिला, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हेलोएरिन्स is similar to boiling point of haloalkanes with same number of carbon atoms. अगर आपके हेलोएल्केन में 6 कार्बन आ रहे हैं और हेलोएरिन में तो 6 आएंगे ही आएंगे, अगर आप हेलोएल्केन में 6 कार्बन वाला लेते हो तो दोनों का बॉइलिंग पॉइंट लगभग सेम आएगा। मतलब साइक्लिक या ओपन होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर आपके पास 6 कार्बन है तो लगभग सरफेस एरिया सेम ही आ रहा होगा, दोनों का सरफेस एरिया लगभग सेम आएगा, इसलिए दोनों का बॉइलिंग पॉइंट भी लगभग सेम ही आएगा। ये तो कंपैरिजन हो गया हेलोएरिन्स का ओपन चेन वालों के साथ। अब मैं हेलोएरिन्स का खुद के साथ कंपैरिजन करता हूँ। पासवर्ड चेंज करवा दूंगा, पहले बता रहा हूँ, बस मैं आपको बता रहा हूँ जी, मैं तो ऐसे बोल दिया। पासवर्ड चेंज करवा दूंगा सभी लोग मेरे पास। तो ये हमारे पास हमारा केस आ गया। मैंने यहाँ पे बेंजीन मतलब जो हमारा न्यूक्लियस है वो तो मैंने सेम रखा, हेलोजन मैंने चेंज कर दिए। अब हेलोजन के केस में आपको बताइए, जिस हेलोजन का जितना बड़ा साइज होगा उसका सरफेस एरिया उतना ज्यादा, और जितना ज्यादा सरफेस एरिया होता है उतने ज्यादा वैन डर वाल फोर्सेस, उतना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट। तो ये वाला पार्ट तो सब में सेम है ना, इसका हेलोजन सबसे बड़े साइज था तो इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा, फॉलोड बाय ब्रोमीन, क्लोरीन एंड फ्लोरीन। तो ये हमारे पास हमारा केस होता है, ठीक है। अगर आप बेंजीन वाले कंपाउंड्स में कंपैरिजन करें, विद डिक्रीज इन द साइज ऑफ हेलोजन एटम बॉइलिंग पॉइंट आल्सो डिक्रीजेस। तो जैसे जैसे हमारे हेलोजन का साइज डिक्रीज होगा, सरफेस एरिया डिक्रीज होगा, वैन डर वाल फोर्सेस डिक्रीज होंगे, जिससे बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाएगा। ये हमारा दूसरा पॉइंट था। पहले पॉइंट में हमने दोनों को आपस में कंपेयर किया, हेलोएरिन्स को और हेलोएल्केन्स को। दूसरे में मैंने हेलोएरिन्स को आपस में जो है वो कंपेयर किया। अब इसमें मेरे पास एक केस है, देखो, एक तो मेरे पास ये कंपाउंड है, इसको आप बेंजीन बोलते हैं। फिर यहाँ पे मेरे पास दो बेंजीन आपस में फ्यूज्ड है, मतलब आपस में कंबाइंड है, इसे ना हम नेफ्थलीन बोलते हैं। यहाँ पे एक हाइड्रोजन लगा दिया, यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन लगा दिया। दोनों में से बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा किसका होगा? नेफ्थलीन वाले कंपाउंड का, क्योंकि यहाँ पे दो दो बेंजीन रिंग्स आपस में फ्यूज हैं, तो इनका जो सरफेस एरिया होगा वो पहले वाले कंपैरिजन में ऑलमोस्ट डबल होगा। डबल होने की वजह से भी बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा आएगा, तो ये भी कंपैरिजन आ सकता है। पर इसमें आप साफ देख पा रहे हो, इसमें एक बेंजीन है, इसमें दो बेंजीन है, तो ऑब्वियस है इसका सरफेस एरिया ज्यादा होगा। ऐसे कंपैरिजन कम पूछे जाते हैं। आपको पूछा जाएगा आइसोमेरिक हेलोएल्केन। आइसोमेरिक हेलोएल्केन में देखो, एक मेरे पास आया ये वाला कंपाउंड, मैं यहां पे ले रहा हूं डाइक्लोरोबेंजीन। डाइक्लोरोबेंजीन ऑर्थो सब्स्टिट्यूशन, मेटा सब्स्टिट्यूशन और पैरा सब्स्टिट्यूशन। अब ये तीन कंपाउंड है, तीनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बिल्कुल सेम है। क्या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है? C6H4Cl2। बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6, उसमें मैंने दो हाइड्रोजन हटा के दो क्लोरीन लगा दिए, ठीक है ना। तो ये हमारे पास कंपाउंड है, तीनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन ये तीनों एक दूसरे के आइसोमर्स हैं, ऑर्थो आइसोमर, मेटा आइसोमर और पैरा आइसोमर। इस केस में हमने ये देखा तीनों का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो लगभग सेम आता है। मैं ये नहीं कह रहा डिट्टो आएगा, लगभग सेम आएगा। कुछ अगर फर्क आ भी रहा होगा तो 3-4 डिग्री सेल्सियस का, उसको कुछ खास फर्क नहीं है। तो तीनों का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो लगभग सेम आएगा, क्योंकि तीनों के केस में सरफेस एरिया लगभग सेम ही आता है। मेल्टिंग पॉइंट में यहाँ पे लार्ज डिफरेंसेस आएंगे। तो कल मैं आपको बारी बारी बोल रहा था कि मेल्टिंग पॉइंट जो है वो मैं डिस्कस नहीं कर रहा, मैंने आपको सारी चीजें बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बताई। जहां पे मैंने मेल्टिंग पॉइंट का नाम नहीं लिया ना, वहां पे बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट का सेम ट्रेंड है। मतलब जो बातें मैंने आपको बॉइलिंग पॉइंट के लिए बताई वो सेम बातें मेल्टिंग पॉइंट के लिए भी है, लेकिन इस केस में ऐसा नहीं है। इसमें इनका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो लगभग सेम आ रहा है, लेकिन मेल्टिंग पॉइंट जो होगा उसमें काफी डिफरेंस हमें देखने को मिलेगा। इन दोनों के मेल्टिंग पॉइंट में कुछ खास डिफरेंस नहीं है, इन दोनों का मेल्टिंग पॉइंट लगभग सेम है। लेकिन अगर मैं इनके मेल्टिंग पॉइंट को पैरा वाले से कंपेयर करता हूं
तो पैरा वालों का जो होता है वो मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा आता है। क्वेश्चन हमारे पास ये बनेगा, बाय मेल्टिंग पॉइंट ऑफ पैरा आइसोमर is greater than ortho और मेटा आइसोमर। ऑर्थो मेटा का आपस में लगभग सेम मेल्टिंग पॉइंट आता है, लेकिन पैरा से कंपेयर करोगे तो पैरा से कम आएगा। उसका रीजन देखो, मेल्टिंग पॉइंट को ना दो ही रीजन जो होते हैं वो डिसाइड करती हैं। मेल्टिंग पॉइंट को पहला रीजन जो है डिसाइड करेगा वैन डर वाल्स फोर्सेस, जो मैं आपको बता चुका हूं। अब वैन डर वाल्स फोर्सेस के अकॉर्डिंग तो यहाँ पे नहीं आंसर आ रहा, क्योंकि वैन डर वाल्स फोर्सेस लगभग तीनों में सेम है, तो तीनों का मेल्टिंग पॉइंट लगभग सेम आना चाहिए था। अगर आप उससे डिसाइड नहीं कर पा रहे हो, फिर मेल्टिंग पॉइंट कौन डिसाइड करेगा? पैकिंग। पैकिंग का मतलब है हमारे क्रिस्टल लैटिस के अंदर इन तीनों मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट कैसा है। अरेंजमेंट जितना सिमेट्रिकल होगा उतनी बढ़िया पैकिंग होगी। इसका मैं आपको एक बड़ा सिंपल सा रीजन, मतलब एक सिंपल सा एग्जांपल दे देता हूँ। आपके पास आपकी बहुत सारी बुक्स पड़ी थी 10th प्लस 1 प्लस 2 की, तो आपके मम्मी पापा ने बोला कि इसको बॉक्स में जो है वो रिचा के रख दो। आपको एक बॉक्स दे दिया कार्डबोर्ड का, कहते कि इसमें रिचा के रख दो। तो एक तो आपने क्या किया, अपनी मर्जी से कोई भी बुक फेंक दी। पहले मैथ वाली फेंक दी छोटी सी, फिर कोई मोटी सी फेंक दी, कोई लंबी फेंक दी, कोई छोटी फेंक दी। प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं बना रही, तो उसमें क्या होगा, आपकी जो बुक्स होंगी वो प्रॉपरली अरेंज नहीं होंगी, और जब वो प्रॉपरली अरेंज नहीं होगी तो वो जगह ज्यादा ऑक्यूपाई करेंगी, लेकिन सामान उसमें आप कम इंक्लूड करोगे। लेकिन अगर आप बैठोगे आराम से सिस्टमेटिक वे से उसको अरेंज करोगे, छोटी बुक्स को पहले रखा, फिर उससे बड़ी बुक्स को, फिर उससे बड़ी बुक्स को, तो आप मैक्सिमम से मैक्सिमम कार्डबोर्ड का जो स्पेस है वो यूज कर पाओगे। आप अपनी सारी बुक्स को अरेंज भी कर दोगे, और हो सकता है आपके इतने बढ़िया अरेंजमेंट के बाद थोड़ी बहुत जगह बच जाए कार्डबोर्ड में। पहले वाले में तो जगह बची नहीं, उल्टा पुल्टा कर दिया सब कुछ, और यहाँ पे इतना बढ़िया अरेंजमेंट किया कि थोड़ी सी जगह हमारे पास एक्स्ट्रा बच गई। उस केस में फिर हमारे पास पैकिंग अच्छी हुई है। तो हमारे क्रिस्टल के केस में भी यही होता है। क्रिस्टल्स में हम क्या करते हैं, एटम्स या मॉलिक्यूल्स को अरेंज करते हैं। अब उसमें आपने क्या किया, कोई बड़ा मॉलिक्यूल ले लिया, कोई छोटा, इस तरह से अरेंजमेंट कर रहे हो, तो उसमें बहुत सारा एम्प्टी स्पेस बच जाता है। ये एम्प्टी स्पेस हमारे किसी काम का नहीं होता। जितना ज्यादा एम्प्टी स्पेस होगा उतनी खराब पैकिंग होगी, और जितनी खराब पैकिंग होगी उतना कम मेल्टिंग पॉइंट। लेकिन आप इसको प्रॉपरली अरेंज करोगे, प्रॉपरली अरेंज करने से फिर एम्प्टी स्पेस कम रहता है। जिसमें एम्प्टी स्पेस कम होगा उसकी पैकिंग बढ़िया। अब ऑर्थो और मेटा में देखो, जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है ना वो साइड में आ रहा है। साइड में आने की वजह से क्या होगा, देखो मैं इसके दो दो मॉलिक्यूल्स अरेंज करके दिखाता हूं, आपको क्लियर हो जाएगा। एक मेरे पास ऑर्थो वाला मॉलिक्यूल ये रहा, और दूसरा ऑर्थो वाला मॉलिक्यूल ये रहा। ठीक है, सेम केस विद मेटा। इतना इतना स्पेस आ रहा है फालतू में। वो फालतू में इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने क्लोरीन को लगाना है ऑर्थो या मेटा पे। लेकिन अगर यही क्लोरीन पैरा पे लगा होता तो हमारे पास स्पेस जो होता है वो बहुत ही कम यूज होता, हम ज्यादा से ज्यादा मॉलिक्यूल्स को अरेंज कर पाएंगे। फर्क देखो, ऑर्थो मेटा के अंदर स्पेस ज्यादा ऑक्यूपाई हो रहा है दो मॉलिक्यूल्स में, और पैरा के अंदर जो हमारे पास स्पेस है वो कम ऑक्यूपाई हो रहा है। तो पैरा के अंदर जो पैकिंग होती है वो मोर सिमेट्रिकल होती है, और जिसमें पैकिंग मोर सिमेट्रिकल होगी वो वाला हमारा ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट शो करेगा। तो पैरा के अंदर सिमेट्री होती है, इस वजह से पैकिंग अच्छी होती है और उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा आएगा। ये हमारा छोटा सा कंसेप्ट। तो यहाँ पे हमारे पास यही दो पॉइंट थे डिस्कस करने वाले। हैलोजेंस का जो मेल्टिंग पॉइंट का टॉपिक है वो खत्म हो गया। इसी के साथ हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज भी खत्म हो गई। चैप्टर के अंदर मेनली 3 पार्ट होते हैं। जब भी आप ऑर्गेनिक पढ़ोगे ना, चैप्टर को आप 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो, प्रिपरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज। तो उसमें से प्रिपरेशन और फिजिकल प्रॉपर्टीज वाला पार्ट हमारा हो चुका है। जितना टाइम आपने फिजिकल प्रॉपर्टीज और प्रिपरेशन पे लगाया, दोनों को मिला के उतना टाइम हमें केमिकल प्रॉपर्टीज पे लगेगा, या उससे ज्यादा, क्योंकि इसमें एक नया कंसेप्ट हमने पढ़ना है ऑप्टिकल एक्टिविटी के बारे में। ऑप्टिकल एक्टिविटी के बारे में मैंने बस आपको डेफिनेशंस बताई थी। अब आप उन डेफिनेशंस को ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल पे अप्लाई करके देखेंगे, उसको फिर समझने में टाइम लगेगा। आप पे डिपेंडेंट है। आपको अगर अच्छे से समझ में आ जाता है जल्दी, तो जल्दी कवर हो जाएंगे प्रॉपर्टीज। अगर आपको टाइम लगेगा, मुझे भी टाइम लगेगा करवाने में, उसमें टाइम ज्यादा लगेगा। ठीक है ना। फिजिकल प्रॉपर्टीज यहाँ पे खत्म हो गई।
किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, नहीं तो यस सर लिखो। ठीक है पुलकित, रामकृष्ण और कुलदीप, तो ये थी हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज, यहाँ पे कंप्लीट हो गई हैं। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलोएल्कीन्स। बेंजीन वाला नहीं पढ़ा रहा अभी, अभी बिना बेंजीन की जो हमारी ओपन चेन होती है, ओपन चेन वाले कंपाउंड्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। किस लिए इंपॉर्टेंट है? कन्वर्जन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए, जो कन्वर्जन आपने पढ़नी है उसका मैं आपको रीजन दे देता हूं। हमने जो यहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़नी है, ये केमिकल प्रॉपर्टीज हमारे लिए इसलिए यूजफुल है, जब भी हम कन्वर्जन करते हैं तो हमें क्या करना होता है, एक कंपाउंड को दूसरे कंपाउंड में कन्वर्ट करना होता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बोल देता हूं, मुझे ना एक एल्डिहाइड दे दिया स्टार्टिंग में, मुझे उस एल्डिहाइड को अल्कोहल के अंदर कन्वर्ट करना है, एल्डिहाइड को। तो हो सकता है कोई डायरेक्ट मेथड भी हो, और हो सकता है कि हम एल्डिहाइड को अल्कोहल में डायरेक्ट कन्वर्ट ना कर सके। अभी मैंने आपको रिएक्शंस बताई नहीं है, तो फिर मैं आपको बता भी नहीं रहा कि डायरेक्ट हो सकता है नहीं हो सकता। तो उस केस में ये रिएक्शंस बहुत काम आती है। उसका मैं आपको एक सिंपल सा रीजन बता देता हूँ। इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज अपन ने 3 टाइप की पढ़नी है। 3 टाइप की रिएक्शन शो करते हैं हमारे हैलोएल्कीन्स। 3 टाइप्स कौन कौन सी हैं वो बताऊंगा। आज अभी एक ही टाइप बता रहा हूं जो हमने डिस्कस करनी है। हम इसकी टाइप डिस्कस करेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। अब इतना बड़ा नाम है, बारी बारी कौन लिखेगा, तो इसको शॉर्ट फॉर्म में NSR लिखूंगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो मैंने आपको 3 टाइप्स बताने हैं ना, उन तीनों टाइप्स में से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइप यही है। इसके पता कितने पार्ट हैं? इसके अंदर मैं आपको 16 रिएक्शंस पढ़ाऊंगा सिर्फ इस हेडिंग के अंदर। हैरानी वाली बात यह नहीं है कि इसके 16 पार्ट्स हैं, हैरानी वाली बात यह है हम हैलोएल्केन से 16 तरह के प्रोडक्ट बना सकते हैं, कन्वर्जन्स। अगर मैं किसी भी तरह से मेरे कंपाउंड को हैलोएल्केन में कन्वर्ट कर लूं, उसके बाद मैं उससे 16 तरह के कंपाउंड बना सकता हूं। ये बहुत बड़ी चीज है, एक कंपाउंड ऐसा जो आगे 16 तरह से कन्वर्ट हो सकते हैं। तो फिर मेरी कन्वर्जन में बेसिक जो रिक्वायरमेंट है वो यही रहेगी, किसी तरह से मैं मेरे दिए हुए कंपाउंड को हैलोएल्केन बना। अगर मैंने कुछ भी रिएक्शंस यूज करके मेरे कंपाउंड को हैलोएल्केन में कन्वर्ट कर लिया, उसके बाद तो मैं उसको 16 तरह के प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट कर सकता हूं। तो वो मेरी एज पर रिक्वायरमेंट मुझे किसमें कन्वर्ट करना है, ठीक है ना। तो इसलिए रिएक्शंस इंपॉर्टेंट है, समझ में आ गया होगा। तो कन्वर्जन्स के लिए अभी अपन वैसे पढ़े नहीं है चारों चैप्टर्स, ये भी चैप्टर नहीं पढ़ा पूरा, पर कन्वर्जन्स के लिए एक बात जो है वो दिमाग में डाल लो। आपको कोई भी कंपाउंड दिया गया है, आप सबसे पहले उसको हैलोएल्केन में कन्वर्ट करने की कोशिश करो, क्योंकि हैलोएल्केन से बहुत कुछ बन जाता है। हैलोएल्केन से अल्कोहल सबसे अच्छे बनते हैं, और अपन ने अभी बात की थी कि अपन ने एल्डिहाइड को अल्कोहल में कन्वर्ट करना है। तो वो रिएक्शन का कोर्स है, मतलब वो रिएक्शन का टाइप है। तो ये सब चीजें हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। इस हेडिंग के बारे में बात करते हैं। आपको इतना तो पता होगा केमिस्ट्री के अंदर
कि पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है और नेगेटिव पॉजिटिव को। तो अगर आपको इतनी चीज पता है तो आप ये 16 रिएक्शन बड़ी आराम से कर, और कुछ नहीं है इसमें, पॉजिटिव से नेगेटिव को छोड़ना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। बस आपको ये पहचान करनी है कि हमारे इस गिवन रिएजेंट में पॉजिटिव कौन होगा, नेगेटिव कौन होगा, इतना पहचान करना है। वो अगर आपको थोड़ा बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में पता है तो आप इजीली प्रेडिक्ट कर सकते हो, लंबी छोटी चीज। ठीक है, रिएक्शन तो भी करवाऊंगा ही, आराम से देखो, बहुत ही इजी रिएक्शंस हैं। अब देखो 16 तो टाइप ही हैं, अगर मैं हर एक टाइप का आपको एग्जांपल भी करवाता हूँ तो बोर्ड पे कितनी रिएक्शन लिखूंगा, 16 रिएक्शन लिखूंगा कम से कम। अगर आपको कोई रिएक्शन समझ में नहीं आई, सर एक और एग्जांपल दो, तो वो बढ़ गया, वो अलग बात है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अपने को टाइम लगेगा काफी, लेकिन अगर आप इजीली पहले कंसेप्ट समझ लोगे ना, जो बेसिक कंसेप्ट है, उसको फिर आप किस मर्जी पे अप्लाई करते जाओ, हमें इतना टाइम लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं आपको पहले इनका कंसेप्ट करवा रहा हूं, जो इसका बेसिक कंसेप्ट है। ऑर्गेनिक रिएक्शन में होता क्या है, ऑर्गेनिक रिएक्शन में हमारे पास होता है सबस्ट्रेट सबसे पहले, फिर होता है एक रिएजेंट, फिर होता है हमारे पास कैटलिस्ट, मुझे पीछे से स्टार्ट करना चाहिए था पर मैंने किया नहीं, और लास्ट में हमारे पास आते हैं प्रोडक्ट्स। जो आपके हेलो एल्केन्स हैं, जो भी आप यहां पे यूज करोगे, वो सारे हेलो एल्केन्स आपके सबस्ट्रेट होंगे। सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स वो होते हैं जिन पे हम अटैक करेंगे प्रोडक्ट बनाने के लिए। हमें कोई भी कंपाउंड ऐड करना है, कोई भी कंपाउंड रिएक्ट करवाना है, वो आप किससे रिएक्ट करवाएंगे, हेलो एल्केन से करवाएंगे। हेलो एल्केन जो होंगे हमारे, उन्हें फिर आप सबस्ट्रेट बोलते हैं। अब मैं हेलो एल्केन्स को किससे रिएक्ट करवा रहा हूँ, हो सकता है हेलो एल्केन्स को रिएक्ट करवाने के लिए मैं इसके अंदर अल्कोहल डाल दूं, पानी डाल दूं, एसिड डाल दूं, बेस डाल दूं। तो रिएक्ट करवाने के लिए मैं जो भी सब्सटेंस ऐड कर रहा हूं उसे आप क्या बोलते हो, रिएजेंट बोलते हो। समझ में आया? दो बंदे हैं, एक मार खाने वाला और एक पीटने वाला। जो मार खाने वाला होगा, जिसपे मार पड़ेगी, वो होगा सबस्ट्रेट, और जो पीटने आएगा, जो रिएक्ट करने आएगा, वो रिएजेंट। दोनों को आपस में इंटरेक्ट करवाने के लिए, लड़वाने के लिए हमें कोई तीसरा बंदा चाहिए, वो हमारा कैटलिस्ट। कह रहा है तुम धीरे धीरे लड़ाई कर रहे हो, मेरे एरिया में आ जाओ, वहां पे तुम्हें कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है, तुम लड़ाई जल्दी कर सकते हो। इसका एग्जांपल मैंने दिया था 5th चैप्टर में, दोबारा दे देंगे जब जरूरत पड़ेगी। तो WWE खेल रहे हैं तो रिंग नहीं मिल रही, WWE खेलने के लिए रिंग चाहिए ना, तो सड़क पे लड़ रहे थे, सड़क पे लोग लड़ रहे हैं, तो मैंने बोला, मैंने कहा मेरे को लड़ाई देखने का बड़ा शौक है, मेरे घर पे आ जाओ, तुम्हारी लड़ाई की लड़ाई हो जाएगी, मेरे मजे के मजे। तो कैटलिस्ट उनको जगह देते हैं रिएक्ट करने के लिए, और अल्टीमेटली क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा। तो ये हमारे पास हमारी रिएक्शन का पार्ट होता है। अब यहाँ पे आप रिएक्शन के टाइप को समझो। रिएक्शन के टाइप में दो वर्ड्स आ गए, फर्स्ट वन इज न्यूक्लियोफिलिक, सेकंड वन इज सब्स्टिट्यूशन। पहले मैं यहाँ पे बात करता हूँ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कौन सी होती है। तो मैं आपको केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, 3-4 दिन के लिए मैंने छुट्टी ले ली, आप बोल रहे हो कि सर सिलेबस पहले ही कम है, 3-4 दिन की छुट्टियां अफोर्ड नहीं कर सकते। तो मैंने बोला मेरा जाना भी जरूरी है, मैं एक काम करता हूँ, मैं तो छुट्टी पे जा रहा हूँ, मैं मेरी जगह पे कोई और टीचर भेज देता हूँ 3-4 दिन के लिए केमिस्ट्री का, आपकी क्लासेस भी नहीं रुकेंगी और मैं छुट्टी पे चला जाऊंगा। इट इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन। ठीक है ना, भगवान ना करे ऐसा हो, पर मेरी टीसी सर से थोड़ी सी बहस हो गई, मैंने कहा मैं नहीं खेलता, मैं तो जा रहा हूँ, तो मैं चला गया। अब आपको तो कोई और केमिस्ट्री टीचर प्रोवाइड करवाएंगे ना, तो मैं गया, मेरी जगह पे कोई और केमिस्ट्री टीचर आया, इट इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन। समझ गए? मैं यहाँ पे केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, एक नीचे और टीचर आया इंटरव्यू देने के लिए, वो भी केमिस्ट्री का, सर को वो भी अच्छा लगा, सर ने वो भी कर लिया, मैं तो हुई, मेरे साथ एक और केमिस्ट्री का टीचर आ गया, एडिशन। समझ रहे हो ना, सिंपल सिंपल सी रिएक्शन है। चलो आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन की बात करते हैं। एक और रिएक्शन का एग्जांपल भी आएगा एलिमिनेशन का, वो बाद में देंगे। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होगा, एक जो हमारा रिएजेंट है वो डिस्प्लेस होगा, उसकी जगह पे नया जो रिएजेंट है वो आके ऐड हो जाएगा। सिंपल सा काम है, इतना सा काम, समझ गए होंगे? तो इसमें आप ये चीज लगा सकते हो, ए बी, उसके अंदर सी ऐड करना है, अगर बी जाएगा तो बी की जगह पे कौन आ गया, सी आ गया, सब्स्टिट्यूशन हो गई। जैसे क्रिकेट के ग्राउंड में होती है, 11 प्लेयर खेल रहे हैं, एक को लग गई तो एक बाहर जाएगा, उसकी जगह पे नया बंदा आके ऐड हो गया, उतनी रहेंगे। समझ रहे हो ना?
ये तो हो गई सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की बात। अब सब्स्टिट्यूट करने कौन आएगा? न्यूक्लियोफाइल। जो हमारे रिएजेंट होते हैं ना, मैंने लिखा था सबस्ट्रेट प्लस रिएजेंट। जो हमारे रिएजेंट होती है हमारे दो टाइप के। एक होती है इलेक्ट्रोफाइल्स जिन्हें हम ई पॉजिटिव से रिप्रेजेंट करते हैं, एक होती है न्यूक्लियोफाइल्स। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करने कौन आएगा? न्यूक्लियोफाइल आएगा। न्यूक्लियोफाइल क्यों आया, इलेक्ट्रोफाइल क्यों नहीं आया, इसके बारे में मैं एक्सप्लेनेशन भी आपको दूंगा। तो हमारा न्यूक्लियोफाइल आके क्या करेगा, जो न्यूक्लियोफाइल ऑलरेडी प्रेजेंट है उसको हटा के खुद लग जाएगा। तो एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट करेगा, उसे हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बुलाते हैं। अब ऐसा हो क्यों रहा है? बड़ी सिंपल सी बात है, जो हमारे दो अलग अलग न्यूक्लियोफाइल होती हैं, दोनों की रिएक्टिविटी सेम तो होती नहीं। एक होगा ज्यादा रिएक्टिविटी वाला और एक होगा कम रिएक्टिविटी वाला। जो ज्यादा रिएक्टिविटी वाला न्यूक्लियोफाइल होगा उसे आप बोलेंगे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। जो कम रिएक्टिविटी वाला न्यूक्लियोफाइल होगा उसे आप बोलेंगे वीक न्यूक्लियोफाइल। तो यहाँ पे क्या सिस्टम चलता है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल वीक न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट कर देगा रिएक्शन के अंदर से। जो हमारा हेलोएल्केन है ना, हेलोएल्केन में जो भी न्यूक्लियोफाइल होगा, मैंने बताया नहीं कौन है, जो भी न्यूक्लियोफाइल होगा वो वीक होगा। जो हम रिएजेंट ऐड करेंगे, रिएजेंट में हमारे पास स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा, तो स्ट्रॉन्ग वाला क्या करेगा, वीक वाले को डिस्प्लेस कर देगा। मैंने बताया नहीं अभी कौन है। ये हमारा बेसिक कंसेप्ट होता है। यहां तक क्लियर है? अगर मैं आपको रिएक्शन की फॉर्म में बताऊं तो ये देखो, ये मेरा हेलोएल्केन है। हेलोएल्केन में कार्बन हेलोजन की बॉन्ड होती है। हेलोजन होती है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव। कार्बन होती है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसलिए पार्शियल पॉजिटिव। तो हमारे जो हेलोएल्केन्स होते हैं, पोलर नेचर होने की वजह से उनपे पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है, वो डेवलप होता है। आप बताओ दोनों में से न्यूक्लियोफाइल कौन है? एक्स नेगेटिव यानी कि हेलोजन। मैंने बोला न्यूक्लियोफाइल जो होती है वो इलेक्ट्रॉन रिच होती है, उनपे नेगेटिव चार्ज है। तो इन दोनों में से इस पे पार्शियल नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब ये न्यूक्लियोफाइल है। अगर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता ना तो कंप्लीट नेगेटिव चार्ज आ रहा होता। कंप्लीट तो नहीं आ रहा, मतलब इलेक्ट्रॉन छीन तो रहे लेकिन अपने पास नहीं ला पा रहा, कंप्लीटली विड्रॉ नहीं कर पा रहा, इसलिए पार्शियल नेगेटिव। तो ये हमारा यहाँ पे वीक न्यूक्लियोफाइल है। जो भी रिएजेंट हम ऐड करेंगे उस रिएजेंट के अंदर क्या प्रेजेंट होगा, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। जो भी आप ऐड करेंगे ना रिएक्ट करवाने के लिए, उसमें क्या प्रेजेंट होगा, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। अब ये इस पे अटैक करेगा, नेगेटिव किस पे अटैक करेगा, पॉजिटिव पे। एक नई बॉन्ड बनाएंगे और पुरानी बॉन्ड तोड़ देंगे। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल कार्बन पे आके खुद अटैच हो गया और उसने वीक न्यूक्लियोफाइल को बाहर कर दिया। ये हमारे पास हमारा प्रोडक्ट आ जाएगा। आर के साथ अब आ गया स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, और जो हमारा वीक न्यूक्लियोफाइल था वो चला गया। जिस मॉलिक्यूल को या जिस आयन को या जिस पार्ट को आप बाहर निकालते हो उसे हम बोलते हैं लीविंग ग्रुप, छोड़ के जाने वाला। यह इसका एक और नाम भी है, एक नंबर में पूछ लेते होते हैं, न्यूक्लियोफ्यूज। न्यूक्लियोफ्यूज कौन होता है, वो वाला नेगेटिव पार्ट जो हमारे कंपाउंड को छोड़ के जाएगा, लीव करके जाएगा, और जो अटैक करके अंदर आ गया उसे आप क्या बोलते हो, न्यूक्लियोफाइल बोलते हो। तो न्यूक्लियोफाइल जो होता है वो एंटर करता है, न्यूक्लियोफ्यूज जो होता है वो लीव करेगा। ये हमारे पास हमारी रिएक्शन की जनरल फॉर्म थी। यहां तक अगर किसी को कुछ पूछना है तो हैंड रेज करेंगे, नहीं तो यस सर लिखो। ठीक है कुलदीप, रामकृष्ण और पुलकित। तो ये था हमारे पास हमारा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एक छोटा सा जनरल केस। अब आपने क्या करना है, देखो रिएक्शन मैंने बोला 16 टाइप्स की है।
लेकिन सारी रिएक्शंस में आपको यही चीज करनी है, आपको बस ये पहचानना है कि आपका जो रिएजेंट है, रिएजेंट में नेगेटिव कौन बनेगा। नेगेटिव बनने का मतलब न्यूक्लियोफाइल कौन बनेगा। न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, हेलोजन को निकाल के खुद कार्बन के साथ कंबाइन हो जाएगा। कोई और इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होगा ऊपर से आया नीचे से आया, पता नहीं मतलब कार्बन चैन को बड़ा कर दिया छोटा कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है। सिंपल सा केस, एक्स नेगेटिव निकलेगा और उसकी जगह पे न्यूक्लियोफाइल आएगा। तो आपको अपने मॉलिक्यूल में यही पहचानना है कि नेगेटिवली चार्ज है कौन, और कुछ नहीं है इस रिएक्शंस के अंदर। सोलर रिएक्शंस हैं, और सोलर रिएक्शंस में एक दो रिएक्शंस ऐसी हैं जिनमें आपको मैं हल्की सी नई चीज समझाऊंगा, और इन रिएक्शंस में कुछ नहीं है, जैसा लिखेंगे वैसे ही रिएक्ट करवा देंगे, पॉजिटिव नेगेटिव को पहचान के। समझ में आ गया होगा। तो मैं आपको इसके ना कुछ एक एग्जांपल्स देता हूँ, 16 तो नहीं करवा पाऊंगा ना आज, कुछ एक एग्जांपल्स देता हूँ, पर उससे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि रिएक्शंस कितनी इजी है, बहुत इजी रिएक्शंस। आज मैं आपको नोट सेंड करूंगा ना, उसमें मैंने टेबल बना रखी है, तो उस टेबल के अंदर मैंने आपको 16 के 16 रिएजेंट बता रखे हैं और उनके प्रोडक्ट भी बता रखी है, तो उस टेबल से आपको हेल्प हो जाएगी। 16 रिएजेंट मैंने बताया, तो सारे एग्जांपल तो मैं नहीं कर रहा, लेकिन जो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है ना, वो मैंने जरूर कर रखी है। जो मैंने नहीं किया उसका मतलब वो सारे के सारे यही वाला तरीका फॉलो करेंगे जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ था। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल वीक न्यूक्लियोफाइल को डिस्प्लेस करेगा। कुछ एग्जांपल तो आपको नोट्स में मिल ही जाएंगे, सारे एग्जांपल्स में बोर्ड पे जोड़ करके दिखाऊंगा, तो अगर आपको किसी एग्जांपल में दिक्कत आए तो आप वीडियो कॉल कभी भी देख सकते हो कि सबने ये वाली रिएक्शन कैसे की थी, बाकी दिक्कत आएगी नहीं। अगर आप पॉजिटिव नेगेटिव पहचानना सीख गए फिर कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं आपको अभी रिएक्शन बताता हूँ, NaOH के साथ या KOH के साथ या सिल्वर ऑक्साइड के साथ, मोइस्ट पानी वाला। फिर मैं आपको रिएक्शन करवा के दिखाऊंगा पानी के साथ, फिर मैं आपको रिएक्शन करवा के दिखाऊंगा अमोनिया के साथ। ये अमोनिया, हाइड्रोजन हटा के एक कार्बन लगा दो, ये होती है प्राइमरी अमाइन। एक और हाइड्रोजन हटा के एक और कार्बन चेन लगा दो, सेकेंडरी अमाइन। एक और हाइड्रोजन हटा के एक और कार्बन चेन लगा दो, टर्शियरी अमाइन। अब देखने को मैंने 6 रिएक्शन लिख दी, लेकिन एक्चुअल में ये दोनों एक जैसी हैं, ये चारों एक जैसी हैं। समझ रहे हो, ऐसे करनी है 16 रिएक्शंस, 16 में से 6 मैंने लिख दी। अगर आपको एक भी समझ में आ गई तो फिर आपको सारी समझ में आ जाए। बेसिक बात कौन सी आपने कैच की हुई है, पॉजिटिव को नेगेटिव से जोड़ना है। तो आप अपने रिएजेंट में ये पहचानो कि पॉजिटिव कौन है नेगेटिव कौन, और कुछ नहीं करना। एग्जाम्पल करवाऊं, नंबर वाइज करवाने शुरू करता हूँ, ठीक है। रिएक्शन विद NaOH, KOH या AgOH, जो मैंने लिखा था ना मोइस्ट सिल्वर ऑक्साइड, वो सिल्वर ऑक्साइड जो होता है वो पानी के अंदर ये बना देता है सिल्वर हाइड्रोक्साइड, तो ये भी लिखा हुआ आ सकता है, और इसकी जगह पे जो मैंने पहले लिखा था वो तो फिर आ ही सकता है, मोइस्ट सिल्वर ऑक्साइड। तीनों में क्या कॉमन लग रहा है आपको, तीनों में ये कॉमन है, बस आपको पॉजिटिव नेगेटिव जो है वो पहचानना था। कौन है हमारा न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे, OH नेगेटिव। तो आपने क्या करना है, हेलोजन को हटाना है और उसकी जगह क्या लगाना है, OH नेगेटिव। इतनी मुश्किल रिएक्शन है ये देखो, अब इसके आसान तो फिर फर्स्ट क्लास में जाना पड़ेगा। ये लो, अगर ये स्टाइल अच्छा नहीं लगा तो जो मैंने समझाया था वही, कार्बन पॉजिटिव, हेलोजन नेगेटिव, Na पॉजिटिव, OH नेगेटिव, मैंने पॉजिटिव से नेगेटिव जोड़ दिया। Na पॉजिटिव के साथ Br नेगेटिव, ये लो, और CH3 CH2 पॉजिटिव के साथ OH नेगेटिव। इतनी मुश्किल रिएक्शंस है। क्या कन्वर्जन करने का फायदा हुआ, मैंने हेलो एल्केन को किसमें कन्वर्ट कर दिया, अल्कोहल में कन्वर्ट कर दिया।
तो इसलिए रिएक्शन कन्वर्जन में आती है। मुझे पहली चीज याद रखनी है, मैं हेलो अल्केन्स को एल्कोहल में कन्वर्ट कर सकता हूँ। क्लियर है? यही रिएक्शन अगर मैं करवाता KOH के साथ तो यहां बन जाता KBr, और अगर यही रिएक्शन में करवाता AgOH के साथ तो यहां बन जाता सिल्वर ब्रोमाइड AgBr। तो रिएक्शन में कुछ नहीं है, एक रिएक्शन हो गई। अब मैं आपको रिएक्शन करवा रहा हूं ये वाली। अच्छा मैंने माना रिएक्शन आने, इसका मतलब ये क्या बोल रहे हैं, बोल के पूछ रहे हो। चलो तो बताओ अभी क्या प्रोडक्ट बनेगा। रिएजेंट पहचानो कौन है, रिएजेंट में कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव है। रिएजेंट कौन है? रिएजेंट पानी है। पानी कैसे टूटता है? पानी ऐसे टूटता है, H पॉजिटिव, इनमें ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, और बाकी जो बचा वहां पे OH लगा दो। ये लो, हो गई दो रिएक्शंस। तीसरी देखो, आप ये देखो मैं रिएजेंट कौन कौन से ले रहा हूं। मैं सिंपल भी ले रहा हूं, मैं सब्स्टिट्यूएंट वाले भी ले रहा हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस आपने ये देखना है कि पॉजिटिव नेगेटिव कौन बनेगा, और कुछ नहीं है। अगला रिएजेंट कौन था? अमोनिया। अमोनिया को तोड़ोगे कैसे? अमोनिया को ना ऐसे लिख लो, NH3 था ना, एक हाइड्रोजन अलग से दिखा दो, ये अलग से दिखा दो, तो H पॉजिटिव और नाइट्रोजन, यहाँ पे कार्बन पॉजिटिव हाइड्रोजन नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव जोड़ दो। क्या बना प्रोडक्ट बताओ फटाफट। CH3 CH CH3 CH2 NH2, और साथ में क्या बना? HCl। इसे क्या बोलोगे? प्राइमरी अमाइन। नाइट्रोजन के साथ एक कार्बन चेन है, दैट इज प्राइमरी अमाइन। लोन पेयर शो कर दिया करो, वैसे कोई जरूरी नहीं होते, इसलिए शो कर दिया करो क्योंकि कई बार मैकेनिज्म दिखाना पड़ जाता है। फिर बच्चे बोलते हैं सर पहले तो बनाए नहीं थे लोन पेयर, अब बना दिए। तो लोन पेयर तो ऑलरेडी प्रेजेंट ही होते हैं, हम दिखाते तभी है जब यूज करनी होती है। तो इसमें कंफ्यूजन रहती है, कभी दिखाए कभी नहीं दिखाए, तो आप दिखाई दिए। ठीक है, 3 एग्जाम्पल करवा दिए मैंने आपको। कोई दिक्कत है तो बताओ, कोई भी डाउट है तो बताओ। किसी भी बच्चे का डाउट है तो हैंड रेस करो, नहीं तो यस सर लिख दो। के साथ